नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। बिहार में चुनाव है। इस साल का अंत होने से पहले बिहार में नई सरकार किसकी बनेगी हम लोग देखेंगे। और इस समय राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो चर्चा में है, और भी तमाम चीज़ें जो चर्चा में होनी चाहिए थी वो उन पर भी बात करेंगे। और बिहार की गलियों में, चाय की दुकानों पर क्या सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, उनकी ओर से कुछ सवाल हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे कि इस बार का बिहार का चुनाव किस तरीके का होने वाला है, कौन-कौन सी पार्टियाँ, कितनी प्रबल दावेदारी, सब पर चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर अरुणेश यादव मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुरू क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, तो वोटर अधिकार यात्रा से शुरू करते हैं। कितनी सफल, कितनी असफल अभी तक मान रहे हैं? ये बात तो जनता बेहतर समझ रही है, सोशल मीडिया बेहतर देख रहे हैं सब लोग। हुँ, सोशल मीडिया पे देखा जाए तो राहुल गांधी ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ ट्रेंडिंग नहीं है। राहुल गांधी चाहे मखाने के जो खेती करने वाले किसानों से मिलें, हुँ, तो वो 2 दिन 3 दिन सोशल मीडिया पे वो चीज़ ट्रेंड करती है। कल राहुल गांधी जी बुलेट पे उन्होंने सवारी करी, तेजस्वी जी भी साथ में थे, तो वो आज तक सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है। उसको लेके पॉजिटिव नेगेटिव तरीके की हर तरह की बातें चल रही हैं। हुँ, इससे पहले राहुल जी ने जब भी किसी रैली में गए और उन्होंने इधर से बोला है वोट चोर, तो उधर से पब्लिक बोली है गद्दी छोड़। तो हुँ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो बिहार की राजनीति में आज तक नहीं हुई। हुँ, जैसे बिहार की राजनीति में परंपरागत तरीके से रैलियां होती थी, बड़ी चुनावी सभाएं हुआ करती थी, वन टू वन इंटरेक्शन का दौर नहीं था। तो राहुल जी ने इस बार मोदी जी को अलग अलग तरह के टास्क भी दिए। ये भी एक सोशल मीडिया पे इस पे भी मीम्स बन रहे हैं हुँ। कि जब राहुल जी खुली जीप में चले तो मोदी जी गाड़ी में खड़े होके जा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि साहब राहुल जी बुलेट पे चल रहे हैं तो मोदी जी बुलेट तो नहीं चला सकते, तो कुछ मीम्स ऐसे बन रहे हैं कि शायद मोदी जी अब स्कूटी पे चलेंगे। नहीं, मोदी तेजस पे चल रहे हैं। तेजस का तो पुराना भी वो है, वो तो बैठे हुए हैं, कहाँ चला पाएंगे। हुँ, भाई जो व्यक्ति जिसकी डिग्री पिगरी का कुछ नहीं पता, खैर उसमें फिर वो पुरानी बातें हो जाएंगी, चर्चा की कई चीजें निकल आएंगी। हुँ, तो जो आदमी कभी साइकिल नहीं चला पाया हो, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं गरीबी में जीवन यापन किया, तो तेजस वेजस ये तो सब फोटोबाजी वाली बातें हैं। तो लेकिन इस कुल मिला जुला के अगर हम हुँ, मुद्दे पे रहें तो मुद्दा ऐसा है कि इस समय बिहार की राजनीति पूरे देश को गरमा रही है। सिर्फ बिहार की राजनीति गर्म नहीं है, हुँ, और मुद्दे ऐसे ऐसे मुद्दे निकल के आ रहे हैं। अब जैसे वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोरी पहले से हो रही है, लेकिन बिहार की जनता ने इसको इनकैश किया, क्योंकि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, बहुत जागरूक है राजनीतिक रूप से। नहीं उसके ऐसा अंदर राजनीतिक चेतना है। सामाजिक न्याय को अगर किसी भी राज्य में सबसे अच्छा समझा जाता है, पढ़ा जाता है, गढ़ा जाता है, तो बिहार है। सवाल सवाल ये है कि कई लोगों के मन में सवाल आया कि एसआईआर के मुद्दे में कहीं आप इतना तो नहीं उलझ गए कि बाकी जो बिहार के मुद्दे हैं, बाकी आपका क्या आगे का विज़न है, और 20 साल में क्या-क्या खामियाँ सरकार की रहीं, वो आप बताने से चूक जा रहे हैं। अभी क्योंकि कैग की रिपोर्ट आई, 80,000 घोटाला, 80,000 करोड़ का हिसाब सरकार के पास नहीं है, ऐसा कैग ने कहा। लेकिन कहीं उसकी चर्चा ना कांग्रेस की तरफ से, ना आरजेडी की देखिए, तरफ से, ना आपकी यात्रा में कहीं उसकी चर्चा है। आप हमें ये बताइए, ये यात्रा चुनावी यात्रा है क्या? इस यात्रा का टाइटल क्या है? वोटर अधिकार यात्रा। ये यात्रा 15 दिन के लिए सिर्फ इसलिए शेड्यूल की गई थी हुँ, क्योंकि बिहार की जनता के वोटों की जो चोरी हो रही है, जो लोकतंत्र में एक डकैती डाली जा रही है वोटों की, सिर्फ उसका मकसद यात्रा का ये था कि उन जागरूक जनता को एक चेतना का काम किया है इस यात्रा ने। हुँ, सिर्फ अभी तो ये शुरुआत है, इसको कहते हैं ना, ये ट्रेलर आया है। हुँ, चुनाव लगभग लगभग नवंबर में होना है, नवंबर के शुरुआत में, अक्टूबर के आखिरी में, दिवाली के बाद चुनाव होगा। हुँ, जो बीजेपी के खेमे से जो खबरें हैं, चुनाव आयोग की तरफ से जो इंडिकेशंस हैं, हुँ, तो पूरा 2 महीना अभी बचा है। तो बाकी मुद्दों पे भी एक एक करके चर्चा होगी। जो आप 80,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, तो उसका भी हिसाब मांगा जाएगा। इसके अलावा जो पुल पे पुल गिरे हैं उसका हिसाब मांगा जाएगा, और जो नीतीश बाबू ने पिछले 20 साल में नौकरियां नहीं दी हैं तो उसका भी हिसाब मांगा जाएगा। और बिहार में जो भ्रष्टाचार की बहार हो रही है हुँ, उसका भी हिसाब मांगा जाएगा। सुमित जी, आप बिल्कुल इंतजार कीजिए कि हर सवाल का, जो भी सवाल बिहार की जनता के जहन में है,
जो सवाल बिहार के जागरूक वोटर के हैं वो हर सवाल विपक्ष उठाएगा। तेजस्वी जी उठाएंगे, राहुल जी उठाएंगे और समूचा इंडिया गठबंधन उठाएगा। प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो बी टीम है। नहीं, वो तो आप ही के मुद्दों की बात कर रहे हैं, पलायन के मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। वो बी टीम है, उनकी बात छोड़ दीजिए, उन पे चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों उनको चर्चा का विषय बनाया जाए? 3 साल पूरे बिहार में घूमे, चप्पा चप्पा बिहार का घूमे, गांव-गांव गए, अपना संगठन तैयार किया, आप कह रहे हैं बी टीम है। बिल्कुल बी टीम है। अगर वो वाकई बिहार की जनता का भला चाहते हैं, देश की जनता का भला चाहते, तो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाते। अब वो अलग दुकान चला रहे हैं, इस तरह की और भी कई दुकानें चल रही हैं। एक तमिलनाडु में एक्टर हैं विजय, वो भी अपनी एक दुकान लेके आए हैं और वो साफ तौर पे कहते आ रहे हैं कि हमारी लड़ाई डीएमके से है, बीजेपी से नहीं। अब ऐसे ही जो प्रशांत की हमारी लड़ाई बीजेपी से कभी नहीं कहा। उनकी लड़ाई मुख्य तौर पे तेजस्वी जी से है। वो आरजेडी से सवाल करते हैं, तेजस्वी जी से सवाल करते हैं, नीतीश जी से सवाल करते हैं, लेकिन बीजेपी से, मोदी जी से कभी सवाल नहीं किया होगा। मैं आपको सुनवा दूंगा, कई भाषणों में वैसे बोल दिया होगा, वैसे मेरी लड़ाई मोदी से है, कभी नहीं बोला होगा। आप मुझे वो इंटरव्यूज दिखा दो जिसमें उन्होंने कहीं बोला हो कि वो उनकी लड़ाई मोदी से, और मैं आपको ऐसे उनके 100 इंटरव्यू दिखा दूंगा जिसमें वो खुल के बोल रहे हैं कि उनकी लड़ाई तेजस्वी से है, उनकी लड़ाई आरजेडी से है। इसी तरीके से एक चचा जान भी है, वो भी अभी बिहार में आएंगे। चचा जान भी पिछली बार उन्होंने काफी 3-4% वोट लिया था, तो इस बार भी वो सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला जुला के जो इस बार का जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है वो 3 ध्रुवी नहीं होगा। अब इस बार का चुनाव 2 ध्रुवी चुनाव होगा। एक तरफ एनडीए होगा और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन होगा, क्योंकि बिहार की जनता एक चीज क्लियर समझ गई है कि जो तीसरा धड़ा है वो सिर्फ वोट काटने का काम करेगा और वो बीजेपी द्वारा प्लांटेड ही होगा। आपको कैसे, मैं ओवैसी साहब पे आऊंगा, आपने उनका जिक्र किया, क्योंकि आपको क्यों ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरजेडी का वोट काटेंगे? क्योंकि नई पार्टी है, हो सकता है बीजेपी का वोट भी काट ले, क्योंकि अगर उनकी आप जाति की बात करेंगे तो ब्राह्मण जाति से आते हैं, बीजेपी का कोर वोट है। तो क्या ब्राह्मण, सारा का सारा ब्राह्मण बीजेपी को ही वोट देता है? सारा का सारा सवर्ण है वो बीजेपी को ही वोट देता है? तो आप ये कह रहे हैं कि जो समाज को बांटने की आरजेडी वाला सवर्ण प्रशांत किशोर को वोट देगा? देखिए, ऐसा है कि जो वोट है, ऐसा माना जाता है कि 80% कोई भी वोटर होता है, जैसे यादव है, बीजेपी में भी है। आप इतना क्यों कह रहे हैं? सवाल आपने किया है ना, तो सवाल का जवाब होना चाहिए। देखिए, यादव है, बीजेपी में भी है, भूपेंद्र यादव है, तमाम यादव है, नित्यानंद राय है बिहार में। तो जो 80% या उससे ज्यादा जो समाज किसी भी पार्टी को वोट देता है, तो ये माना जाता है ये उस पार्टी का वोटर है। निश्चित तौर पे जो सवर्ण वोटर है वो इस समय बीजेपी के साथ लामबंद है, लेकिन जो 20% या 15% वोटर होता है जो सवर्ण में है, चाहे ओबीसी में हो चाहे एससी में हो, तो उसकी विचारधारा दूसरी पार्टी की तरफ से भी हो सकती है। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर 100% वोट किसी भी समाज का एक तरफ चला गया तो वो फिर वो डेमोक्रेसी कहाँ रही, फिर तो वो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो जो प्रशांत किशोर है, जो सवाल है वो उसको, मतलब जो मुद्दा है ना, मुद्दे की जड़ पे जाइए। सवाल ये नहीं, आप मुद्दे लग रहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरजेडी और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं करी उन्होंने? वो कांग्रेस के पास आए थे ना, बहुत बड़ी रणनीति लेके, तो कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन करी? वो तो अपने हर इंटरव्यू में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास में एक प्लान लेके गया था, उस पर बात नहीं बनी, तो वही प्लान में बात क्यों नहीं बनी? वही प्लान में जन स्वराज के रूप में लेके आया हूं। बात क्यों नहीं बनी? वो बात भी तो बताएं। बात इसलिए नहीं बनी कि मेरे पास आइडिया है, उस आइडिया का मैं पैसा भी लूंगा, ठीक है, और मुझे कांग्रेस में दूसरे नंबर की पोजीशन भी चाहिए, यानी कि अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन भी चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है तो आप आइए, आपका स्वागत है, आप उस आइडिया पे काम कीजिए। उस आइडिया के पैसे भी चाहिए उनको और दूसरे नंबर का पद भी चाहिए, तो ऐसा कैसे संभव है? ये कोई राजनीति थोड़ी हुई, ये तो सौदेबाजी हुई। अभी आप सौदेबाजी कर रहे, चलो आपको दूसरे नंबर की पोजीशन भी दे दो, फिर आप कहोगे जी हमें इतना 1000 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो थोड़ा ही मिलेगा, पार्टी के पास इतना पैसा थोड़ा ही है। अभी तो हमारे अकाउंट अभी भी फ्रीज पड़े हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। अगर वो वाकई जनता की तरफ से आते तो वो बिना कंडीशन के कांग्रेस के साथ जुड़ते। कई लोग कांग्रेस के साथ ऐसे कई लोग जुड़े हैं, कांग्रेस नहीं, विपक्ष के साथ ऐसे कई नेता जुड़े हैं और कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जुड़े हैं। मुझे बता दीजिए कि राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी छोड़ के आए,
कांग्रेस में रहे, 1 साल बिना पद के उन्होंने काम किया, अब उनको एससी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया कि नहीं बनाया गया। अभी रतन लाल जी, प्रोफेसर रतन लाल, वो कांग्रेस में आए, कोई निगोशिएशन किया उन्होंने कि मुझे ये पद चाहिए, ये चाहिए? उनकी आस्था थी, क्योंकि बात डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की है। जब बात लोकतंत्र की और जनता की होती है तब वहां पर सौदेबाजी नहीं करी जाती। मेरा सवाल, मैं इस पे दोबारा आता हूं कि जवाब नहीं मिल पाया कि आप ये इस बात का क्यों डर है कि इंडिया गठबंधन का ही वोट प्रशांत किशोर? मुझे डर नहीं है, मैंने कब कहा डर है? भाजपा का नहीं। ये तो आपका सवाल है, आपको डर है, हमें डर नहीं है। बी टीम है, अगर ए टीम होते तो हमारे साथ होते। वो नहीं, आप ये अलग पार्टी लेके आए, हो सकता है सरकार बना ले। वाजिबा, सरकार के खिलाफ अगर लड़ रहे हो तो हमारे साथ मिलके लड़ो, हमारे साथ मिलके क्यों नहीं लड़ रहे हो? इंडिया गठबंधन में 34 से ज्यादा दल है, तो वो बीजेपी के खिलाफ खुल के लड़ रहे हैं ना। छोटे बड़े हर तरह के दल है, वीआईपी पार्टी भी तो है मुकेश सहनी की, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। लोकसभा में उन्होंने एक भी सीट नहीं ली, कोई निगोशिएशन नहीं किया। तमाम पार्टी ऐसी रही है जो हमारे साथ चुनाव में लड़ी है और उन्हें कोई सीट भी नहीं मिली। तो जहां पे स्वार्थ आ जाता है, जहां पे लोभ आ जाता है, तो वहां पे फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीके जो है वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उनका पहले से ही एक क्लियर था मामला कि उनको सेंधमारी करनी है। जो न्यूट्रल वोटर होता है, जो कहीं भी फ्लक्चुएट कर सकता है, तो उनको रिझाने का काम करना है। लेकिन खैर, जो ये यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, इसने एक जो पूरा रूट है सीमांचल का, जो बॉर्डर कवर करने वाली जो है, तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इस बात को मैं यहाँ बैठे नहीं बोल रहा, क्योंकि इस बात को मैं अच्छे से बिहार में कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं 1-2 बार अभी बीच में बिहार गया हूँ, तो वोटर अधिकार यात्रा चलने से पहले जब मैं गया था तो बिहार का माहौल अलग था। वहां उदासीनता थी, खास तौर से कैडर में, मेरी पार्टी के भी कैडर में और आरजेडी के भी कैडर में। लेकिन पिछले 20 दिन से माहौल में बहुत फर्क है। जो माहौल अगस्त के पहले सप्ताह में था, अब अगस्त का आखिरी सप्ताह आते आते माहौल में जमीन से आसमान में तब्दीली आ गई। देखिए, सीधा फॉर्मूला है राजनीति का, राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि जब विपक्ष सड़क पे होगा और सत्ता के खिलाफ आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा, तो निश्चित तौर पे जनता उसका साथ देगी। और विपक्ष अब सड़क पर है। ओवैसी साहब पे आते हैं, पिछला चुनाव भी हम लोगों ने देखा। आपको ये बताइए, आपको ये पीके और ये ओवैसी में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? वहां से कोई फंडिंग कुछ ऐसा मामला है? सवाल सुनने के बाद सवाल तो मैं समझ रहा हूँ, आपका मैं सवाल समझ रहा हूँ। पिछली बार ओवैसी साहब आए, खासा नुकसान सीमांचल के इलाके में ओवैसी साहब ने आपके गठबंधन को किया। इस बार फिर से आएंगे, आप कह रहे हैं, क्या तैयारी उनके लिए है? देखिए, ऐसा है, एक ही दांव बार बार नहीं चलता। आप एक चीज देखो, बिहार में जो नुकसान ओवैसी साहब ने किया था, जो हमारे गठबंधन को, वो नुकसान वो बंगाल में नहीं कर पाए। बंगाल में फिर वो विड्रॉ कर गए। वो नुकसान फिर वो यूपी में नहीं कर पाए, यूपी चुनाव भी हुआ था। वो नुकसान फिर वो लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए। काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है। अब वो बिहार में आ जाएंगे तो बिहार की जनता समझ रही है, चाहे वो मुस्लिम वोटर हो, चाहे वो कोई भी वोटर हो, वो सब समझ रहे हैं कि वोट कटवा बन के आ गए। नहीं, उन्होंने तो ऑफर किया है कि इंडिया गठबंधन हमें शामिल करें। ऑफर तो चंद्रशेखर ने भी किया था कि इंडिया गठबंधन। हम क्यों बातचीत करें? तो आना चाहते नहीं, देखिए, ऐसे थोड़े ही आने की बात। प्रशांत किशोर नहीं आ रहे तो आप कह रहे वो आ नहीं रहे। बात वैसे साहब कह रहे हैं हम आना चाहते हैं, बुलाना नहीं। मैं आपकी खींच समझ रहा हूँ, मैं आपकी तकलीफ भी समझ रहा हूँ। देखिए, ऐसे नहीं होता नेगोशिएशन, या फिर जो गठबंधन है वो ऐसे नहीं होता कि आपने मीडिया के सामने बयान दे दिया कि जी मैं तो आना चाह रहा हूँ, ये लेना नहीं चाह रहे। अगर आप आना चाहते हो तो एक तरीका है। इंडिया गठबंधन की एक कोर कमेटी बनी हुई है, आप उनसे संपर्क कीजिए और इंडोर बैठक होगी। वो बैठक मीडिया में नहीं होती। जब इंडोर बैठक हो गई, बातचीत हो गई, आपका स्वागत है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हमारे साथ आए, कहीं किसी को भनक लगी? क्योंकि उनकी आस्था थी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने। ऐसे ही कई छोटे छोटे दल है। यूपी में भी अखिलेश यादव जी ने बाबू राम कुशवाहा, जो मायावती जी के साथ अलग हुए थे, तो उनको अपने सिंबल पे चुनाव लड़वाया। वो हमारे साथ इंडिया गठबंधन में आए। पल्लवी पटेल आई थी पहले, हालांकि अब उनके सुर बदल रहे, लेकिन जिसे साथ में आना होता है तो वो मीडिया में नहीं जाता, पब्लिक डोमेन में नहीं जाता।
वो जो एक राजनीतिक धर्म होता है, जो एक राजनीति का प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के तरीके से आता है। तो ओवैसी साहब, ठीक है, राजनीति लोकतंत्र में सभी दल करते हैं, और हमारा कोई बीजेपी की तरह नहीं है कि जो हमारे साथ नहीं है वो देशद्रोही है, गद्दार है। सबकी अपनी विचारधारा है। प्रशांत किशोर का भी खुले दिल से स्वागत है, आप राजनीति कीजिए, आप अपने हिसाब से चुनाव लड़िए। ओवैसी साहब अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। अब ये बात तो जनता को तय करनी, बिहार की जनता हो या देश की जनता, वो लगभग हर तरह की विचारधारा को बहुत अच्छे से देख समझ और पढ़ चुकी है। गांधीवादी विचारधारा देश ने बहुत लंबे समय तक जी, कांग्रेस की विचारधारा जो गांधीवादी विचारधारा है, गोडसे वाली विचारधारा भी लगभग 10 साल, एक दशक से तो ज्यादा हो ही गया। मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो भी जनता समझ ही गई है कि रोजगार मांगो तो साहब हिंदू मुस्लिम होने लग जाता है। मुद्दों की बात करो, अगर सवाल करो तो फिर देशद्रोही, पाकिस्तानी। आप जैसे मीडिया कर्मी अगर सरकार से सवाल कर लेते हैं तो उनके खिलाफ इतनी धाराएं लग जाती हैं, बेचारों के चैनल बंद हो जाते हैं। तो मैं आपकी भी तकलीफ समझ रहा हूं, मैंने शुरू में ही कहा था कि आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूं कि आप लोग खुल के सरकार से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग खुल के सरकार से सवाल करोगे आपके चैनल बंद कर दिए जाएंगे। इसी को ना कहते हैं कि लोकतंत्र का चीर हरण करना, इसी को ना कहते हैं कि संविधान को कमजोर करना। और हमारी लड़ाई तो इसी बात को लेके है कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है। कमजोर क्यों कर रही है? क्योंकि विपक्ष के सवालों से डर रही है, मीडिया के सवालों से डर रही है, जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जनता से आंख मिलाकर बात नहीं कर रही है। बिहार की जनता, आप समझ लीजिए कि बिहार का जो युवा है उसको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही। अब बिहार के युवा से एक मुद्दा, कितना संजीदा मुद्दा है, एसएससी का प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में चल रहा है। आपको मालूम है कल रात में क्या हुआ? मालूम है आपको? लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज हुआ। बताओ, देश का युवा, देश का भविष्य, कोई ऐसा नहीं कि लूट खसोट मांग रहा है, सिर्फ नौकरी मांग रहा है, लेकिन उसे आप नौकरी नहीं दे रहे। नौकरी नहीं दे रहे, अरे साहब, गृह मंत्री कम से कम उनसे बात तो करो, शिक्षा मंत्री कम से कम उनसे बात तो करो। बात ही नहीं कर रहे हो, उनको पुलिस से पिटवा रहे हो, देश के युवाओं को पुलिस से पिटवा रहे हो। तो ये किस तरीके की सरकार चला रही है? नौकरी किसानों को भी पिटवा देते हो, नौजवानों को भी पिटवा देते हो। विपक्ष तो खैर आपका दुश्मन है, विपक्ष को तो आप आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त तो पता नहीं क्या क्या बताते हो। कम से कम देश के युवाओं को तो छोड़। नौकरी की आप बात करें, डोमिसाइल का एक मुद्दा बिहार में है। अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, सॉरी, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, और एनडीए के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था तो पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाया नौकरी देने के लिए, अब जब चुनाव आया तो उनको डोमिसाइल याद आया। देखिए, ये मुद्दे चुनाव पे आ गए, और वो नीतीश कुमार ने नहीं किया था। जब वो तेजस्वी के साथ सरकार में थे तब ये काम हुआ था, और उस काम की पूरे देश में सराहना भी हुई थी। हालांकि जो अब डोमिसाइल का मुद्दा है, ये तो एक चुनावी मुद्दा है, इस पे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सरकार बनने के बाद ही तय होगा। क्योंकि दिल्ली में अभी जो सरकार बनी, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार, तो उसमें चुनाव से पहले जो वादे हुए थे अब उसके बिल्कुल उलट हो रहे हैं। तो बीजेपी जो कहती है, एनडीए जो कहता है, आप बात को समझिए, तो ठीक उसका उलट होता है। बिहार के युवाओं का यह सवाल है कि जो नौकरी बिहार के हिस्से की थी वो नौकरी आपने पूरे हिंदुस्तान में क्यों बांटी? ये बिहार के युवाओं का सवाल नहीं, ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूरा देश कर रहा है कि जो नौकरी हमें मिलनी चाहिए थी वो नौकरी आप अपने पूंजीपतियों को, यानी कि जो हक है वो पूंजीपतियों को क्यों दे रहे हैं? जो हक मिलना चाहिए था आप कैसे दे रहे हैं पूंजीपतियों को? क्योंकि जो रोजगार के लिए या नौकरी के लिए जो भत्ता था, जो पैसा था, गवर्नमेंट का जो फंड होता है ना, उस फंड को पूंजीपतियों को बांट दिया गया। उनको सस्ते लोन दे दिए गए, उनको लोन में सब्सिडी दे दी गई, उनके लोन बट्टे खाते में डाल दिए गए। अडानी साहब का मामला चल ही रहा है, ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों ने उन्हें घोषित ही कर दिया है कि करप्ट है। और इस तरह के कई पूंजीपति हैं, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो मुझे लग रहा है कि 25 लाख करोड़ नहीं, कम से कम 70-75 लाख करोड़ रुपया देश का इन पे लुटाया जा चुका है। लेकिन इस पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा कहाँ है? इधर उधर आपको उलझाने का काम किया जाएगा। तो सवाल प्रधानमंत्री से होना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही प्रधानमंत्री की है।
सेंटर ही तो फंड रिलीज करता है ना स्टेट हम्म। को। और जो तमाम लाखों पद खाली हैं तो उन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? आखिर इस तरह से जो युवा है वो क्यों परेशान है? क्यों नौकरियों के लिए युवाओं को इस तरीके से प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं? युवाओं को सरकार के सामने नौकरियों के लिए गुहार लगानी पड़ती है। बिहार तो बिहार, उत्तर प्रदेश में देख लो, पिछले 7 साल से कितनी भर्तियां निकाली गई हैं। पिछले पिछले चुनाव में मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हाँ बिल्कुल थे। इस बार आपके साथ हैं, उसका कुछ फायदा अपने साथ वोट भी लेके आए हैं या फिर मुकेश सहनी अकेले देखिए, आए? फायदा नुकसान नहीं होता, राजनीति मुद्दों पे होती है। जब वैचारिक रूप से वो एनडीए के साथ थे तो उन्हें समझ में आ गया कि एनडीए में उनकी क्या वैल्यू थी। कहीं कोने में बैठे रहते थे। एनडीए में तो वैसे ही दलित और पिछड़े नेताओं को स्टूल मिलता है मुश्किल से, कईयों को तो स्टूल भी नहीं मिलता, बेचारे खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ बराबर सम्मान होता है। हालांकि ये बात मैं पहले कहना भूल गया था, अब आपको बता रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले एक चुनाव, ये वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पब्लिक संबोधन हुआ था। तो उस पब्लिक संबोधन में पवन खेड़ा जी ने बोला कि पहले राहुल जी बोलेंगे फिर बाकी लोग बोलेंगे। तो राहुल जी ने काउंटर करते हुए कहा कि नहीं, पहले बाकी लोग बोलेंगे, फिर बाद में अगर समय बचा तो मैं बोलूंगा। और आप जान के सरप्राइज होंगे कि सबसे पहले राहुल जी ने कहा कि मुकेश सहनी बोलेंगे। तो क्या ये सम्मान एनडीए में मिल सकता है किसी भी छोटी पार्टी के नेता को? तो इंडिया गठबंधन में चाहे कोई छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, चाहे कोई जूनियर हो सीनियर हो, सबको बराबरी का दर्जा मिलता है और बराबर सम्मान मिलता है। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं और इसी को तो संविधान कहते हैं। सीट कैसे बटेगी? सीट तो बढ़ जाएगी, सीट कोई मुद्दा नहीं है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो भाई बड़े नेता लोग बनाएंगे। अपना काम फॉर्मूला बनाना थोड़ा ही है। अपना काम है जनता के मुद्दों को आगे उठाना। ये बात तो राहुल जी ने भी तय कर दी है। राहुल जी बराबर हर मंच पे बोलते हैं, चुनाव में जीते या हारे लेकिन जनता के लिए जो लड़ाई है वो लड़ते रहे। मुकेश सहनी अपनी पार्टी की एक सभा में ये ऐलान कर चुके अपने कार्यकर्ताओं के सामने कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगता है, हम भी 100 सीट मांग रहे हैं, लेकिन ये तो गठबंधन तय करेगा। जो एक कोर कमेटी बनी हुई है वो तय करेगी। भाई मान लीजिए हम 100 सीटों पे लड़ेंगे, मुकेश सहनी जी 60 सीटों पे लड़ेंगे, फिर कितनी सीटें बढ़ेगी बची? फिर माले भी लड़ेगा ना, तो आरजेडी के लिए कितनी सीटें बची? तो ये चीजें, इसमें कई सारी चीजें होती है कि पिछली बार कितना किसका वोट परसेंटेज रहा था, लोकसभा में विधानसभा में किसको कितनी सीटें मिली थी, उसके कितने विधायक हैं, सर्वे क्या है। तो बहुत सारी चीजों को कंपाइल करके तब उसके बाद चुनावी और जो वोटों का और सीटों का ये सारी चीजें तय होती हैं। तो ये सभी कहते हैं, राजनीति में देखिए सब ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगते हैं। चिराग पासवान भी तो कह रहे हैं कि वो सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या वो सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो संदेह है। हो सकता है मोदी जी अभी 20-25 सीटें दे दे तो वो उतने में मान जाए। तो ये राजनीति हमेशा परसेप्शन पे चलती है। राजनीति में ना तो कोई स्थायी मित्र है शत्रु है, बस एक विचारधारा है। और एक विचारधारा के इर्द गिर्द ही दल राजनीति करते हैं। और उस विचारधारा पे जो राजनीतिक दल कायम नहीं रहता है तो वो राजनीति, उस दल की राजनीति मैंने देखा है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। बिहार में एक सवाल और है कि तेज प्रताप यादव पीली टोपी लगा के आजकल घूम रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भी युवा बिहार से चुनाव लड़ना चाहता है तेज प्रताप की टीम उसको मदद करेगी। देखिए, वो एक तेज प्रताप जी का जाति मामला, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि तेज प्रताप जी आपको नुकसान करेंगे। नहीं, राजनीति में कोई किसी का नुकसान नहीं करता, कोई किसी का फायदा नहीं करता। और अगर फायदे नुकसान से आप डरोगे तो फिर राजनीति छोड़ दीजिए, फिर धंधा व्यापार कीजिए। राजनीति में इस तरीके से तो अभी समाजवादी पार्टी में भी हुआ था। शिवपाल यादव जी अलग हो गए, सपा का नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। देखिए अभी भी तो विपक्ष में, सत्ता से बाहर हो गए आप। वो देखिए अंदर बाहर तो चलता रहता है, लेकिन मुख्य बात क्या है, विचारधारा की लड़ाई। ये बीजेपी नहीं है जो विपक्ष है। आप पहले एक फंडामेंटल फर्क समझिए। बीजेपी राजनीति करती है सत्ता के लिए, और जो विपक्ष है इस समय खासतौर से इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वो राजनीति कर रहे हैं जनता के लिए। तो ये फर्क है, चाहे हम सत्ता में रह के राजनीति करें चाहे सत्ता से हट के राजनीति करें। अभी हमारी तेलंगाना में सरकार है, हमने जो जो वादे तेलंगाना की जनता से किए थे वो वादे पूरे हुए।
एक ऐसा कास्ट सेंसस तेलंगाना में करवा के दिखाया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं। 42% ओबीसी को वहां पे रिजर्वेशन दिया गया, 42%। इस देश के इतिहास में आज तक किसी भी राज्य को इतना राज्य ने ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया। तो ये डेमोक्रेसी है और ये चीजें क्या है धीरे धीरे बदल रही हैं और इसको राहुल गांधी जी बदल रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासी को जो उनका हिस्सा है उस हिस्से को देने की बात कर रहे हैं। और चीजें मैं कह रहा हूँ अगले जो 5 साल हैं, जो आने वाले 5 साल होंगे तो उसमें राजनीति और बदलेगी। अब आगे आपको दलित पिछड़े आदिवासियों में और लीडरशिप दिखेगी क्योंकि अब जो दलित पिछड़ा आदिवासी है वो धीरे धीरे जागरूक भी हो रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। तो हम लोग बातचीत कर रहे डॉक्टर उमेश यादव से बिहार की चर्चा की, क्या बिहार में बिहार की जनता किस तरफ जा सकती है, क्या क्या मुद्दे बिहार के हैं जो जरूरी हैं और कितने जो चुनाव लड़ने को जो लोग तैयार हैं, किसकी कितनी भागीदारी हो सकती है इस चुनाव में, कौन कितना दावेदार है इस चुनाव के लिए, वो हम आप लोगों को बिहार जाके बिहार की ग्राउंड से भी वो सारी तस्वीरें हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। और फिलहाल के लिए नमस्कार। आप लोग क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।